बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, मेन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका, किसने इसे डिस्कवर किया था, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बच्चों इसके स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्चुअल ओवरव्यू दूंगा हर पॉइंट का, उसके बाद फिर लेके जाऊंगा मैं आपको इसके नोट्स पे और वहां से भी उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखिए, हमने बेटा वेव्स प्रोड्यूस करनी है। हम वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अगर हमने वाटर में वेव्स प्रोड्यूस करनी तो क्या करेंगे? वाटर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराओगे। कैसे? डिस्टर्ब करके। पत्थर फेंका पानी में, पानी के जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो जाएंगे और वेव आगे को बढ़ती चली जाएगी। तो क्या किया आपने यहां पर मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करा दिया। ठीक है, साउंड वेव प्रोड्यूस करनी है गिटार में, क्या करोगे? उसकी स्ट्रिंग को ना वाइब्रेट कराओगे। कैसे कराओगे? डिस्टर्ब करके। आपने इसको डिस्टर्ब किया, ठीक है, उसकी जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करना शुरू होगी और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अच्छा आप बोल रहे हो, यहां पे हाथ रखो जरा अपना। ठीक है, फिर बोलो साउंड या कोई भी बात करो तो आपको ना वाइब्रेशंस फील होंगी। क्यों होती है? कैसे प्रोड्यूस हो रहा है साउंड? बेटा यहाँ पे वोकल कार्ड होता है, वो वोकल कार्ड वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है ना तो उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही है। अच्छा, तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये भी इसी तरह ही पैदा होती है। यहां पर भी एक चीज वाइब्रेट करती है। अब सोचो वो चीज क्या हो सकती है? वो है चार्ज पार्टिकल। मेरे बच्चों, जब चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, या हम कहें चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं या वो एक्सेलरेट होते हैं, तो बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वहां पर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, यहां पर मीडियम आपका वो चार्ज पार्टिकल है जो ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा और उसकी वाइब्रेशन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब जरा इसके नाम पे गौर करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दो तरह की फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। अभी मैंने आपको इसकी डिटेल नहीं बताई, वो भी यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा चीजें सब आपको। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना दो तरह की फील्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। ठीक है, ऐसे, समझ गए? और ये दोनों वेव्स की डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो ये आगे उसकी जो डायरेक्शन है ऑसिलेट करने की, और वेव आगे को ट्रैवल कर रही है इधर को, तो परपेंडिकुलर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है लाइक दिस, और उसके साथ भी जो डायरेक्शन ऑफ वेव है परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर हैं और ये वेव की डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको दो बातें बताई कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि चार्ज के पार्टिकल जब ऑसिलेट करते हैं ना, चार्ज पार्टिकल, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, या चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, उससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो तरह की फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। जी तो बेटा, अब मैं आपके साथ एक छोटी सी सिमुलेशन वीडियो शेयर करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है,
सबसे पहले मैं यहाँ पे जो वाई प्लेन है अलोंग द वाई एक्सिस वो शो कर देता हूँ। ये हमारा प्लेन आ गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ओसिलेशंस अलोंग द वाई एक्सिस कैसी होंगी वो देखिए। ये हमारे पास आ गए हैं जी ओसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ओसिलेशंस हैं इसकी। इसी तरह से अब मैं प्लेन शो करता हूँ जी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, ठीक है। और उसके अलोंग मैं आपको बेटा दिखाता हूँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही हैं। अगर आप इनको अलग अलग देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसको रोक लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरह से ऑसिलेट करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये होती है, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और बेटा ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों इस तरह से ऑसिलेट करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। अब आप वेव की डायरेक्शन देख सकते हैं कि वेव की डायरेक्शन के साथ तो दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, ठीक है बेटा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं। अब इसी बेस पे ना आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है, तो आइए नोट्स पर और पहले इसकी डेफिनेशन को यहां से देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ना आप क्लास 9 10th में ये कॉन्सेप्ट सीख कर आए हैं। अगर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो इस तरह से ऑसिलेट करें, ठीक है, कि वो वेव की डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर हों, लाइक पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव आगे को बढ़ रही है। लाइक वाटर वेव्स में क्या होता है, ये वाटर वेव्स है ना ऐसे बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव किधर बढ़ रही है ऊपर को, तो पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव आगे को बढ़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं इसके साथ एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अब यहां पर भी इस ट्रांसवर्स के आइडिया को लेकर आया गया है। तो बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। जैसे वाटर के पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है बेटा। अच्छा, दोबारा आते हैं इसके ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दो फील्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ भी इनका एंगल क्या परपेंडिकुलर, एंड विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी जो जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है उसके साथ भी परपेंडिकुलर। ये तीन बातें मैंने आपको बताई थी। ये क्या होती है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा, कैसा कॉम्बिनेशन होती है, परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा, डायरेक्शन के साथ क्या ताल्लुक होता है, डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर होती है। ये चीज आगे मजीद यहां पर आके मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड कलर की है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड ब्लू कलर की, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, और वेव जा रही है इधर। तो इसकी जो ऑसिलेशन है रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो अलोंग द वाई एक्सिस है, ब्लू वाली अलोंग द जेड एक्सिस ऑसिलेट कर रही है, और वेव अलोंग द एक्स एक्सिस प्रोपगेट कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आप जानते हैं एक्स वाई और जी तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई के साथ भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्स के साथ भी परपेंडिकुलर है, सॉरी वाई जी के साथ भी परपेंडिकुलर है, और जी एक्स के साथ भी परपेंडिकुलर है। उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो मेन प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना बेटा, इनको आगे ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इनको कोई वायर नहीं चाहिए, कोई इनको पाइपलाइन नहीं चाहिए, कोई इनको वाटर नहीं चाहिए, कोई इनको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इनको कोई मटेरियल नहीं चाहिए। विदाउट मटेरियल ये आगे प्रोपगेट करते हैं। अब साउंड वेव है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए। अगर एयर नहीं है तो आप चाहे मेरे सामने क्यों ना बैठे हो, आप मेरी बात को नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे दरमियान एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू साउंड आप तक ट्रैवल करके जाती है। साउंड एक वेव है। बट ये जो वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बेटा, इसको मीडियम नहीं चाहिए होता, ये बिना मीडियम के ही ट्रैवल करती है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल आपके रेडियो स्टेशन है, वहां से कोई प्रोग्राम नशर हो रहा है
उसको जो है वो रेडियो वेव्स के थ्रू भेजा जा रहा है। रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है, ठीक है। और आपके घर में पड़ा हुआ जो रेडियो है वो सिग्नल को रिसीव करके आपका वो जो प्रोग्राम है वो चला देता है। अब क्या आपने उधर से वायर लिया है या आपने कोई उसमें कोई कनेक्शन किया हुआ है? कुछ भी नहीं है, लेकिन वेव्स वहां से आपके घर तक ट्रैवल करती हुई आ रही हैं। तो ये बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रोपगेट करने के लिए, आगे फैलने के लिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ये है कि ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है इनकी आगे बढ़ने की, मूव करने की। इसकी एग्जांपल आपके पास लाइट वेव्स भी है। सन से अर्थ पर आ रही हैं, बीच में स्पेस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाइट वेव्स ट्रैवल करके आ रही हैं अर्थ के ऊपर। उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई सोर्स नहीं चाहिए फॉर ट्रैवलिंग। ऐसी वेव्स को मेरे बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको आगे बढ़ने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। समझ गए? अच्छा, ये हो गया हमारे 2 एरियाज कवर, एक तो प्रॉपर्टीज और दूसरा इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और अब आते हैं बेटा इसके ओरिजिन के ऊपर। बात ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंट्रोड्यूस कराया था जी किसने? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, ठीक है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। अब उनका ये अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्होंने क्या किया, थोड़ा इसका उठाया कंटेंट, थोड़ा उसका कंटेंट उठाया, थोड़ा तीसरे का, तीसरे चौथे का, पांचवें छठे का, सब लोगों के कंटेंट को मिला के ना उसने एक चीज बना दी। वो थी ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जो इन्होंने कुछ इक्वेशंस बनाई थी जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जो ये बताती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोपगेट करती है। बात को समझ रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रोपगेशन है, यानी अब माइंड में आपके भी सवाल आता होगा कि सर देखें, जो वाटर वेव्स हैं उनके लिए वाटर के थ्रू पता चलता है कि आगे वेव्स पहुंच रही हैं, एक रस्सी में वेव्स बनती हैं, रस्सी के जरिए पहुंच रही होती हैं, और साउंड वेव्स हैं वो एयर के जरिए पहुंच रही होती हैं। ये कैसे पहुंचती हैं? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? किस तरह से वेव जो है बगैर किसी मीडियम के, बगैर किसी वायर के, बगैर किसी जरिए के इतनी दूर तक ट्रैवल कर जाती हैं और फिर इतनी स्पीड से ट्रैवल कर जाती हैं? तो उसके पीछे का जो सारा कॉन्सेप्ट है बेटा वो मैक्सवेल ने बताया था। तो पहली चीज, इसका जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो इंट्रोड्यूस कराया था इसने, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी थी जिनको मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं ना, तो मैंने उसके बारे में भी एक लेक्चर बना के रखा हुआ है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि भाई मुझे बताइए मैक्सवेल इक्वेशंस बाय आतिफ अहमद कहाँ है, तो आपको बता देगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके इस टॉपिक में उसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, एडिशनल अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्सवेल ने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कूलम लॉ, ठीक है, उन्होंने जो लॉ पेश किए थे ना, कूलम लॉ का इस्तेमाल किया, एम्पेयर लॉ का इस्तेमाल किया, गाजीज लॉ का इस्तेमाल किया। गाजीज लॉ के इस्तेमाल के अलावा उसने इस्तेमाल किया था फैराडे लॉ का, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन सबको मिला के ना उसने ये इक्वेशंस बनाई थी, जो इक्वेशंस ये बताती हैं कि भाई किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करेंगे। मैं यहाँ पर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ थोड़ा सा इसका ओरिजिन, कहाँ से ये आई, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, ठीक है। इसके अलावा जो मेन कॉन्सेप्ट इसने इस्तेमाल किए, एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। उन्होंने ये कहा था कि भाई जब किसी कनेक्टर में से करंट पास करता है ना, तो उसके इर्द गिर्द ना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो इसमें इस्तेमाल किया गया। दूसरा फैराडे लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है ना, ये इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं उसको, ईएमएफ को इंड्यूस करा देता है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करा देता है, बेहतर यह ईएमएफ को इंड्यूस करा देता है, या एक करंट को प्रोड्यूस करा देता है। ये कॉन्सेप्ट था फैराडे का। ये वो 2 मेन आइडियाज थे जिनके ऊपर वर्क हुआ, और इसने मिला के ना एक थ्योरी पेश की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है। अब ये चंद बातें मैंने आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बता दी, ठीक है, ताकि आपको पता चले ये चल क्या रहा है, इसने किया क्या था। तो बेटा इसने कुछ भी खुद नहीं किया, इसने सब कुछ लोगों का उठाया। हाँ, ये भी इसकी एक एफर्ट जरूर है कि सब बिखरे हुए नॉलेज को उसने अरेंज करके एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। अब इसके मेन काम के ऊपर आइए। इसने कहा कि भाई जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लेकर आओगे,
तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आपको प्रोड्यूस करके देगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो मेन आइडिया था, मेन कॉन्सेप्ट था, जो कि ये बताएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट मीडियम आगे प्रोपोगेट करती है। ये मैंने आपको मेन आइडिया बताया। अभी आगे चल के यहाँ पर मैं उस चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये मेन आइडिया क्या है, यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इस तरह से आगे वेव्स चलती जा रही होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये उसका तरीकाकार था जिसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा आगे की तरफ ट्रैवल करती हुई जाएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बात बता देनी है कि मैक्सवेल डेवलप थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहला पॉइंट। फिर आप लिखेंगे पेपर में, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वक्त के लिहाज से तब्दील होने वाली, ठीक है, समझाऊंगा यहाँ पे आपको, जब एसी करंट पे लेकर आऊंगा तो, ठीक है, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस द magnetic field and the time varying magnetic field produces the electric field. टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ओके जी, तो ये इसका एक मेन आइडिया था, ठीक है। इसको अभी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपोगेशन को डिस्कस करना है। अब आइए बेटा इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि जैसे ये तमाम वेव्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वाइब्रेशन से, तो बेटा इसको भी आप वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल को आप ऑसिलेट कराओगे, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल आप किस तरह से ऑसिलेट करा सकते हो वो भी आपको बताता हूँ। देखो, हमने ना एक एंटीना लिया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। साथ में हमने एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स अटैच किया है। ये जो सैंपल है ना अल्टरनेटिंग करंट का है, तो याद रहे कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, वो बेटा ऐसा करंट होता है जो हर लम्हे अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलें यहाँ पे, अब देखो बेटा, यहाँ पे ये करंट जो है वो इस तरह से बढ़ता रहता है। इसी तरह से इसका जो पोटेंशियल है दोनों तरफ, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, एक तो ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है, दूसरा वैल्यू भी चेंज करता है। यानी करंट ये अगर एक बार ऐसे फ्लो कर रहा है तो फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, तो चार्जेस ऑसिलेट करेंगे ना फिर इसमें, कि जब ये एक एंड इसका पॉजिटिव होगा एक एंड नेगेटिव होगा, तो ये पहला हाफ साइकिल चल रहा होगा, उसमें लेट्स से कि ये इधर से इधर चार्जेस फेंक रहा है, तो फिर जब ये पोलैरिटी चेंज करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल पर आएगा इधर, तो फिर ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला नेगेटिव, तो फिर रिवर्स में चार्जेस को ऊपर भेजेगा। तो एक बार चार्जेस रॉड में नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। अब ये तो ऐसे करता रहेगा, है ना। तो इस तरह से चार्जेस इस रॉड के अंदर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते जाएंगे। वो चार्जेस के ऑसिलेट करने से ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके जी, तो ये एसी सोर्स आपने अटैच कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात समझानी जो यहां पर बताई गई है कि आपने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, जब आप यहां पे एसी सोर्स को अटैच करते हैं, ये आपका पहला हाफ साइकिल आ गया, ठीक है। इसमें जरा देखिए वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इंक्रीज और मैक्सिमम वक्त के लिहाज से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो जब कम वोल्टेज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। फिर जब टाइम के लिहाज से वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता चला जा रहा है, ठीक, करंट भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी। तो आप देखो ना जरा वक्त के लिहाज से जब आपके पास ये वोल्टेज चेंज हो रही हैं, ठीक है, V0 माइनस और V0 प्लस कह लें इसको, ठीक है। ये जब वक्त के लिहाज से चेंज हो रहे हैं वोल्टेज, तो टाइम वेरिंग वोल्टेज आ गए ना। ये टाइम वेरिंग वोल्टेज ना चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। जब थोड़ा वोल्टेज होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी, ग्रेजुअली फील्ड स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, फिर यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। फिर क्या होगा, आगे जो वोल्टेज है फिर से कम होने शुरू हो गए, कम होते अगेन जीरो, तो फिर वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीकर 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 होती है, फिर जीरो, फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। फिर रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे और इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज करते करते मैक्सिमम, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम फिर जीरो। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर एसी सोर्स को अटैच कर देते हो, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को, तो उससे फिर बेटा ये होता है आपके पास कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, लाइक दिस,
ठीक है। तो ये देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही ऊपर, फिर नीचे आती जा रही है, इसी तरह फिर ऊपर जाएगी। तो इस तरह ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, तो एक ऊपर का एंड एक नीचे का एंड, इस तरह से इन दोनों एंड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ओसिलेट कर रही है इस तरह से। बात को समझे हो? ओके, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस। ओके, किस तरह से प्रोड्यूस हुई मैंने आपको डिटेल से बता दी चीज। अच्छा, अब ये बेसिकली आपके पास वो एक एंटीने का वो रॉड है, और ये उसके अंदर पड़ा हुआ एक वो ब्लैक कलर का एक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस तरह से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि करंट अपने डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। जब एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ऊपर जा रहा है, लेट से नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो फिर नीचे आ रहा है, इस तरह से ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो इसके ऑसिलेट करने से ये जो आपको रेड कलर की फील्ड नजर आ रही है बेटा, ये आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो दोनों तरफ से ऐसे प्रोपोगेट करती हुई जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब बात ध्यान से सुनेगा। अब ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। समझ गए? देखो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बेटा, ये करंट का ही एक इफेक्ट होता है। समझो, जब पोटेंशियल डिफरेंस है थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी थोड़ी। ठीक है, और उस करंट से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वीकर होगी। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे वैसे उसके अंदर करंट भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। तो जो ये चेंजिंग करंट है ना, ये चेंजिंग वोल्टेज, ध्यान से बात सुनिएगा, वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, वोल्टेज चेंज होने से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और साथ ही साथ करंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और चेंजिंग करंट से, क्योंकि करंट का ही एक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़े करंट पे थोड़ी फील्ड, ज्यादा करंट पे ज्यादा फील्ड। तो अब जैसे जैसे यहां से यहां आते हुए इसका वोल्टेज बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती चली जा रही है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में बेटा इंक्रीज आता जा रहा है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ली ना आपने। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करा देती है। आपने वो एग्जांपल पढ़ी होगी कि आपके पास अगर एक कॉइल है, उसमें कोई बैटरी मत लगाओ, सिर्फ एक साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच कर दो, फिर एक मैग्नेट लेके आओ, मैग्नेट उसके करीब लेके आओ, फिर दूर लेके जाओ, फिर करीब लेके आओ, फिर दूर लेके जाओ। आप ऑब्जर्व करोगे कि उस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा, एक बार अगर क्लॉकवाइज तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्यों हुआ? आपने उस कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। जब आपका मैग्नेट दूर है तो फील्ड बड़ी कमजोर है, ऐसा ऐसा मैग्नेट करीब लेके आ रहे हैं, फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे जैसे आप उसके करीब लेके आते जा रहे हो, फील्ड में चेंज आता जा रहा है, फील्ड स्ट्रांगर होती जा रही है ना। तो फील्ड में चेंज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स करती है इन चार्ज पार्टिकल को भी, चलो मूव करो साइकिल के अंदर, तब ये मूव करते हैं। तो एविडेंस तो हमारे पास मौजूद है इस चीज का कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगेन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगी। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके जी। सो यहां पर आपने देखा कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज था ना बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगेन बना देता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये सर्किट ऐसे चलता जा रहा है। देखो, ये आपके पास वो वायर है या वो रॉड है, इसमें आप अल्टरनेटिंग करंट को लेके जा रहे हो, इसके अराउंड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करती चली जा रही होती है। बात को समझिए? ठीक है, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चों के माइंड में अक्सर आता है कि सर ऐसा क्यों है, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर क्यों होती है? बड़ा आसान सा जवाब है इसका। देखो बेटा, जो करंट है ना, करंट, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड ना पैरेलली होती है। यानी लेट्स से अगर इधर पॉजिटिव प्लेट इधर नेगेटिव प्लेट है, तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और चार्ज भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। समझिए ना?
ओके, तो अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ना, उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। लेकिन हमने एक एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा था कि अगर एक वायर में करंट स्ट्रेट अपवर्ड पास कर रहा है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर बनेगी इस तरह से। आप इस तरह से ग्रिप करोगे, थंब आपका करंट की डायरेक्शन में होगा तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो वहां पर आप टेंजेंट लोगे, तो टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर ये आ गया। अब ये टेंजेंट है इस डायरेक्शन में आपकी तरफ, करंट ऊपर जा रहा है। अब देखो जरा, करंट ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर को, समझ गए हो क्या एंगल बन रहा है 90। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट से उसकी डायरेक्शन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती ही परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई यहां पर भी ऐसा ही होगा कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो अब बेटा आपके पास परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, सही है। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट होती जाती है। और इसकी जो डायग्राम आएगी बेटा हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास वेरिएशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। ये उसकी कह सकते हैं आप ऑसिलेशन है। और जो ये अगर मैं आपको फिजिकली दिखाऊं तो बेटा ये इस तरह से वेरिएशन आ रही है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, ऐसे, समझ गए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही है। ये जो रेड कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ब्लू कलर की बेटा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर मजीद जानना चाहते हो उसकी प्रोपोगेशन को तो मैं आपको मजीद डिटेल में जाके बताता हूं। देखो होता मेरे बच्चों यूं है कि ये है आपका एंटीना, ठीक है, ये आ गया हमारा एसी सोर्स है ये, ठीक है। जब इसमें जीरो से स्टार्ट हुई ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां से स्टार्ट हुई है, आपने एसी सोर्स जो अप्लाई किया हुआ है, यहां से वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हुए, तो यहां से ना ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आती है, फिर वो बड़ी होती जाती है, फिर वो और बड़ी होती जाती है, फिर वो और बड़ी होती जाती है, ऐसे। फिर करते करते क्या होता है कि ये और बड़ी होती होती ना बिल्कुल यहाँ से ऐसे इससे जुदा हो जाती है, ठीक है, ऐसे एक लूप सी बन जाती है इस तरह से, ठीक है। अब ये आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है, मतलब यहां से ये आगे की तरफ प्रोपेल हो जाती है, आगे इधर चली जाएगी यहां पर, और उसकी जगह भी यहां पे एक नई बन जाएगी जो उसको पुश करती जाएगी। फिर ये आगे चली जाएगी, यहां पर चली जाएगी, उस जगह ये नई आ जाएगी। तो इस तरह से ना इसको ये पुश बैक करती चली जा रही है, यहां से बनती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी, फिर बनती रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी, बनती रहेगी, आगे चलती रहेगी। तो इस तरह से ये विदाउट एनी मीडियम आगे स्पेस के अंदर ही प्रोपोगेट करती हुई चली जा रही होती है। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर जब आप जो एसी सोर्स को अटैच कर देते हो एंटीना के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग लेके आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग से खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड से खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से खुद ब खुद ये आगे की तरफ प्रोपोगेट होती चली जा रही है, प्रोपोगेट होती चली जा रही है और आगे तक ट्रैवल कर जाती है। इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, ये एक दूसरे को सस्टेन करती रहे, एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करती रहती हैं और आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें किसी भी मीडियम की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। अब जरा इसको नोट्स को भी देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस व्हेनेवर द चार्ज एक्सेलरेट, जब भी कभी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, बड़ी अहम बात है। मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर कहीं पे आपको अक्सर ये नोट लिखा होता है, द चार्ज शुड बी मूव विद यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं, सॉरी, विदाउट एक्सेलरेशन। वो उसकी रीजन यही होती है कि आपने जहां पर उसकी एनर्जी को डिक्रीज नहीं होने देना होता, तो वहां पे आप कहते हो कि भाई चार्ज जो है वो आपने मूव करना है विद जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसके अंदर ना आए, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसकी सूरत में एनर्जी इमिट होती है। दैट्स वाई आपको कहा जाता है कि भाई आप चार्ज को एक्सेलरेट नहीं होने देना। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट या व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, ठीक है। नीचे उसके एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल द ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज इन द एंटीना, ये हमारा एंटीना है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है। अब जरा एक और चीज देखो, अब ये जो इस तरह से बढ़ रही है ये आपके पास है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ऐसे बढ़ रही है वो आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, बात को समझ गए। इस तरह से और एक इस तरह से आपको दिखाना, ये चारों को ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर ये इस तरह से फैल रही है ऐसे, तो दूसरी यूं फैल रही होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास जो ब्लू कलर की नजर आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो रेड कलर की नजर आ रही है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
और ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, 3 डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि मेरे बच्चों को सही से इस चीज़ का इल्म हो जाए कि यार ये चीज़ होती क्या है और किस तरह से प्रोपेगेट कर रही होती है। क्योंकि ये टॉपिक बज़ाहिर कोई मुश्किल लगता नहीं है, आसान सा है, बट अगर कोई बच्चा इसकी सही से सेंस लेना चाह रहा होता है ना, उसको समझ नहीं आ रही होती ये असल में ये बला क्या है। कर तो लेते हैं, कोई एज सच कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 मिनट में बच्चे इसको याद कर सकते हैं, बट जो बच्चा इसको सही से जानना चाहता है ना, उसको प्रॉब्लम आ रही होती है, वो उसको पिक नहीं कर पा रहा था कि बेसिकली ये है क्या, कैसे प्रोपेगेट होती हैं, किस तरह से बनती हैं, कैसे आगे चलती हैं। इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट की पूरी डिटेल बताई है ताकि जो बच्चा जानना चाहता है उसको इस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज मिल सके। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर आप बताएंगे इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ओरिजिन में डिस्कस किया था कि ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चार्ज एंटीने में ऑसिलेट कर रहा है ना, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगी और इस तरह से आपकी वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करेंगी। उसके बाद आप लिख देंगे दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन ईच अदर एंड फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, एक से दूसरी बन रही है, दूसरी से पहली बन रही है, फिर एक से दूसरी, दूसरी से पहली, तो ये एक दूसरे को ही बनाती रहती हैं, खत्म नहीं होती, आगे की तरफ इस तरह से वेव ट्रैवल करती हुई जा रही होती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दोनों बातें मैंने डेफिनेशन में बताई हैं, आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन की हैं, ठीक है, कि उसकी वजह भी बताइए कि क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर क्यों होती है। वो वायर वाली एग्जांपल लेके कि करंट ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर ऊपर को होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ परपेंडिकुलर होती है, बनती ही परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अच्छा, उसमें फिर कुछ एग्जांपल्स बता दीजिएगा, लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, ये सब आपके पास आ जाती है इसकी एग्जांपल। उसके बाद आ जाओ उसके स्पेक्ट्रम के ऊपर। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कोई एक मखसूस एनर्जी वाली या कोई एक मखसूस वेवलेंथ वाली या कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स नहीं होती, ये पूरी एक रेंज है। आपको मुख्तलिफ एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलेंगी, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी वाली, मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली, तो इनकी जो पूरी एक रेंज है ना, इस पूरी रेंज को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। देखिए जरा, इट इज द कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ के मुताबिक तो एक तरतीब से पूरी रेंज को हमने अरेंज किया हुआ है, इसको बेटा हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ हमने ग्रुपिंग की हुई है। एक मखसूस रेंज को हम बोलेंगे ये रेडियो वेव है, उसके बाद फिर माइक्रोवेव, उसके बाद फिर इंफ्रारेड, उसके बाद फिर ये आती है हमारे पास VR, कौन सी होती हैं, क्या उसका नाम था, मेरे माइंड से निकल गया, ये होगी इंफ्रारेड और विजिबल रीजन, यस, विजिबल रीजन के बाद फिर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद फिर एक्स रेज, एक्स रेज के बाद फिर गामा रेज। इस तरह से इनका एक सीक्वेंस चलता है। और अगर हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होती है, उससे कम वेवलेंथ माइक्रोवेव की, उससे कम इंफ्रारेड की, उससे कम विजिबल रीजन, उससे कम अल्ट्रावायलेट, उससे कम एक्स रेज, उससे कम गामा रेज। ये उनका ऑर्डर होता है, तरतीब होती है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे मैंने कुछ इनकी रेंज लिखी। रेंज वैसे तो ये होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बस ये रेंज पाई जाती है, बट यहाँ पे जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक आइडिया दिया कि इसके आसपास जो है वो आपके बस रेडियो वेव होती है जिनकी वेवलेंथ 10⁻³ मीटर्स होती है, माइक्रोवेव 10⁻⁻² मीटर्स, और इंफ्रारेड 10⁻⁻5 मीटर, और विजिबल 5 × 10⁻⁻6 इसके आसपास होती हैं। अल्ट्रावायलेट जो है वो 10⁻⁸ के आसपास, एक्स रेज 10⁻⁻10, और जो गामा रेज है 10⁻12 मीटर के आसपास इनकी जो वेवलेंथ होती है वो पाई जाती है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब याद रखिएगा कि जब आपके पास वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ज़्यादा होती है ना, वेवलेंथ ग्रेटर है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वहाँ पर एनर्जी भी लो होगी। इसका मतलब ये है कि सबसे लो एनर्जी वाली इधर है, और जैसे जैसे आप वेवलेंथ को डिक्रीज करते जाओगे तो ऐसा ऐसा एनर्जी हाई होती जाएगी। सो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाली रेडियो वेव्स हैं और हाईएस्ट एनर्जी वाली गामा रेज हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ग्रेटर वेवलेंथ रेडियो वेव्स की है, सबसे शॉर्टर वेवलेंथ एक्स रेज की है, ठीक है। और एनर्जी की बात करें, सबसे लो एनर्जी वाली रेडियो वेव्स, सबसे हाई एनर्जी वाली गामा रेज। अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि वेवलेंथ ग्रेटर से फ्रीक्वेंसी कैसे जो है वो कम होगी, तो मैं बताता हूँ। देखो, ये आपके पास मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, 1 सेकेंड का टाइम, 1 सेकेंड का टाइम, और ये भी 1 सेकेंड का टाइम। अब ये 1 सेकेंड में एक वेव प्रोड्यूस हो रही है,
तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 हर्ट्ज। अच्छा, अब नीचे देखिए 1 सेकेंड में आपके पास 2 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 हर्ट्ज, और यहाँ पे 1 सेकेंड में 3 वेव्स ऐसे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे 3 हर्ट्ज। अच्छा, अब इसकी अगर वेवलेंथ की बात की जाए, वेवलेंथ इसकी सबसे बड़ी है, इसकी वेवलेंथ उससे छोटी, इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी। अब ये 1 सेकंड में एक वेव आ रही है लो फ्रीक्वेंसी, ये उससे हाई फ्रीक्वेंसी, ये उससे हाई फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है वहां पे ये क्रस्ट एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं, है ना, तो यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्टर हो गई है। तो इसलिए बेटा याद रखें, जब वेवलेंथ ज्यादा होती है ना तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो रेडियो वेव्स की है वो ज्यादा है, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। गामा रेज की जो देखिए आप वेवलेंथ बहुत ही शॉर्टर है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत हाई होगी, समझ गए। अच्छा, अब एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू HF, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी, ठीक है। H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी का ना बेटा फ्रीक्वेंसी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो याद रखिए, जब वेवलेंथ ज्यादा, देखो ज्यादा फासला है, वेवलेंथ ग्रेटर है, तो फ्रीक्वेंसी लो होगी, फ्रीक्वेंसी लो, एनर्जी लो। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, एनर्जी भी हाईएस्ट, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहां लिख दीजिए लार्ज वेवलेंथ मींस लो फ्रीक्वेंसी विच मींस लो एनर्जी। तो अगर वेवलेंथ शॉर्टर है, ठीक है, तो वेवलेंथ शॉर्टर होने से जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो हायर होगी। अब इफ वेवलेंथ इज शॉर्टर, डाउन का मतलब लोअर, शॉर्टर वेवलेंथ, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर एनर्जी, समझ गए। और अगर ऐसा करोगे नहीं, वेवलेंथ ग्रेटर है, इफ वेवलेंथ इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी इज शॉर्टर, ठीक है ना। बड़ी वेवलेंथ शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, गलत तो नहीं बता दिया, ये आगे बड़ी वेवलेंथ और उसके बाद फ्रीक्वेंसी शॉर्टर, ठीक है, सही है, ओके। और उसके साथ जो एनर्जी होगी फिर वो भी क्या होगी, लो होगी, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, उसके बाद आखिरी पॉइंट विजिबल रेंज के बारे में है। विजिबल रेंज आपके पास वो ना जो लाइट आप देख सकते हो ना, ठीक है, उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स हैं, हर कलर की अपनी एक मखसूस वेवलेंथ होती है, उसकी रेंज बताई गई है। तो विजिबल वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो लाई करता है 750 नैनोमीटर से लेकर 390 नैनोमीटर के दरम्यान। अब इसके दरम्यान सारे कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होगी, ठीक है। और ये छोटी से छोटी 390 की है जो कि वायलेट कलर में होती है, और बड़ी से बड़ी 750 है जो आपको नजर आ सकती है, वो रेड कलर की होती है, ठीक है। इनके दरम्यान जो है ना आपके पास ये जो रेंज आती है बेटा, वो आपके पास विजिबल रेंज होती है, जिस लाइट को आप देख सकते हो, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप देख सकते हो। इसके ऊपर और इससे नीचे आप देख नहीं सकते, वो विजिबल रीजन में नहीं होती। एक्सरेज को देख नहीं सकते, आपके पास गामा रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड है, इनको आप देख नहीं सकते, विजिबल रीजन को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही वो आपके पास रेंज थी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।